अब हम लोग देखते हैं इस लेक्चर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करें। एग्जाम्पल में देखिए कि यदि एक ब्लॉक है ए और ये एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये 5 kg का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, तो ग्रेविटी के कारण ये किस तरफ आना चाहेगा? नीचे। और ये नीचे नहीं गया क्योंकि टेबल मजबूत है। इसको रोकेगा कौन? तो टेबल के कांटेक्ट पॉइंट पर, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है इसे कहते हैं एन। एन है क्या? नॉर्मल रिएक्शन। कभी कभी इसको आर से भी शो कर देते हैं, मैं जनरली एन से शो करूंगा। तो नॉर्मल रिएक्शन होता है जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना चाहे, तो सरफेस जो रोकने के लिए फोर्स लगाता है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। और ये मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन से आता है। ये ब्लॉक और टेबल के मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करते होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। अब ध्यान से सुनिए, यहां दो क्वेश्चन आता है। एक तो आता है कि नॉर्मल का वैल्यू बताओ। तो मैंने आपसे कहा कि यदि कोई नॉर्मल का वैल्यू आपसे पूछे कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, डायग्राम से बताओ, तो सॉल्व करते वक्त सबसे पहले क्या करेंगे? आप एज ए ऑब्जर्वर अपने आप को कहां इमेजिन करिए? एक पेड़ के नीचे। और देखिए इस ब्लॉक को, कहीं कहीं जा रहा है? नहीं, रुका हुआ है। हाँ, इट मीन्स एफ नेट 0। यदि ऑब्जेक्ट ब्लॉक रेस्ट पे है तो जितना ऊपर फोर्स लग रहा होगा उतना ही नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तभी तो नेट 0 होगा। एन किसके बराबर आ गया? एन बराबर आ गया 5। और जनरली मैं 10 यूज करने वाला हूं जी के बदले। एग्जाम में 10 लिखा हुआ हो, जी का वैल्यू दिया जाए तो उसे यूज करिए। और यदि कुछ नहीं कहा गया है कहीं तो 9.8 आप यूज कर सकते हैं। तो ये फोर्स हम देख रहे हैं जो टेबल ने ब्लॉक को नीचे आने से रोकने के लिए लगाया, ये है 50 न्यूटन। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि नॉर्मल रिएक्शन तो इसका मतलब फिक्स हो गया mg। तो ऐसा नहीं है, मैं क्वेश्चन बदलता हूं। यदि मैं आपसे ये कहता हूं कि यही ब्लॉक एक लिफ्ट में रखा हुआ है और लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिफ्ट। तो इस पे mg तो नीचे लग ही रहा होगा। और नॉर्मल लिफ्ट के सरफेस को क्रॉस करके यदि नीचे आना चाहता है ब्लॉक, तो लिफ्ट का जो फर्श है ब्लॉक को नीचे नहीं आने दे रहा, मतलब वहां नॉर्मल रिएक्शन है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन और mg को देखिए और वैल्यू बताना है नॉर्मल का। तो फिर मुझे बताइए ऑब्जर्वेशन कहां से लेना है आपको? इनर्शियल फ्रेम। तो क्या बताया गया है इनर्शियल फ्रेम? सेब न्यूटन को बड़ा पसंद था, सेब का पेड़, सेब का फल। तो आप भी सेब खाइए और न्यूटन्स लॉ अप्लाई करिए। ऑब्जर्वेशन क्या है? ब्लॉक इज एक्सलरेटिंग विथ लिफ्ट टुवर्ड्स वर्टिकल अप। तो अब बताएं इसके लिए एफ नेट 0 कहना चाहिए या ma? तो ये तो एक्सलरेटेड है तो नेट फोर्स ma। और नेट लिखते वक्त किसको बड़ा मानना पड़ेगा? n को या mg को? n माइनस mg इक्वल्स टू ma। ये n इक्वल्स टू mg प्लस a। यहां पर कितना आ गया? m5, ये 10 प्लस 4 और ये आ गया 70 न्यूटन। तो हमने वही ब्लॉक देखा 5 kg वाला, लेकिन अभी नॉर्मल रिएक्शन कितना आया? 70 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन का कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। हाँ, डायरेक्शन पता है आपको कि कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर,
लेकिन उनका वैल्यू क्या आएगा ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। आप इक्वेशन लिखेंगे, उससे रिजल्ट देखेंगे कि क्या आता है। कोई ऑब्जेक्ट जितने सरफेस को टच करेगा उतने नॉर्मल फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता हम दिखाएंगे। सोचिए, यदि आपसे कहा जाता है कि एक ब्लॉक है वही 5 kg वाला ये, और यहां दीवार और ये फर्श, और आप ऐसे पुश कर रहे हैं 8 न्यूटन फोर्स लगा के। अब आप मुझे ये बताइए 5 kg पे कितना नॉर्मल एक्ट कर रहा है। तो पहले तो ये सोचिए कि ये ब्लॉक कितने सरफेस को टच कर रहा है। तो एक वर्टिकल वॉल को टच कर रहा है, तो वॉल की तरफ एफ फोर्स इसे धकेल रहा है, और वॉल मजबूत है तो ये वॉल आगे इसे नहीं जाने देगा। तो एक नॉर्मल N1 आप ऐसे सोचो, रोक दिया वॉल ने, नहीं जाने दिया आगे। और ये mg के कारण ये किधर जाना चाहता है, नीचे, लेकिन ये फर्श भी मजबूत है, इसे नीचे नहीं जाने दे रहा। तो रोकने के लिए ऊपर एक और फोर्स कह दो N2। तो कोई ऑब्जेक्ट जितने सरफेस को टच करता है उतने नॉर्मल आएंगे। अब आप सोचो कि यहां सारे फोर्स हम देखें या तो हॉरिजॉन्टल मौजूद है या वर्टिकल मौजूद है। तो आप क्या करते हो, ये ध्यान रखें कि जो 90 डिग्री पे फोर्सेस होते हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। तो मैंने हॉरिजॉन्टल को x कह दिया और वर्टिकल को y कह दिया। तो क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन में जाने की कोई टेंडेंसी है? नहीं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी नहीं है, मतलब Fy0। Fy0 का मतलब हो गया N2 इक्वल्स टू mg, N2 इक्वल्स टू 50 न्यूटन। अब देखिए, क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं जाने की टेंडेंसी है? नहीं, हॉरिजॉन्टल भी नहीं जा रहा। तो N1 किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। तो N1 कितना हो गया? जितना मैंने धकेला वॉल की तरफ, या जितना इसे धकेला जा रहा है वॉल की तरफ, N2 आ गया 1 न्यूटन। हम ये देख सकते हैं कि दो कांटेक्ट है तो दो नॉर्मल आएगा, लेकिन दोनों नॉर्मल के न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हमें मिले ये जरूरी नहीं है, कभी कभी ये 0 भी हो जाता है। जैसे मान लो यदि धकेलने वाला पुश करने वाला F मौजूद ना हो, तो ये जो 5 kg का ब्लॉक होगा टच तो दो सरफेस को कर रहा है, लेकिन क्या ये दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? नहीं, तो यहां नॉर्मल नहीं आएगा। यदि आपने जबरदस्ती यहां नॉर्मल दिखाया भी तो N1 इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं है धकेलने वाला। और N2 जो है वो किसके बराबर आएगा? 50 mg, दैट इज 50। तो N2 किसके बराबर आएगा? 50। तो कोई ऑब्जेक्ट जितने सरफेस को टच करेगा हम उतने नॉर्मल एक्ट करता देख सकते हैं सर ऑब्जेक्ट पे, लेकिन उनमें से कुछ नॉर्मल के वैल्यू 0 भी हो सकते हैं। वो टच कर रहा है लेकिन धकेल नहीं रहा। अब यदि इस बात को आप समझ गए तो यहां थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के आपसे कहा गया कि ये जो 5 kg वाला ब्लॉक है, आगे एक और ब्लॉक है उसको टच कर रहा है 15 kg वाले को, और आप इसे धकेल रहे हैं, दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे से। एक को कह देता हूं A, एक को कह देता हूं B, और आप इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब आपको बताना है कि जो A और B जहां टच कर रहे हैं वहां भी कांटेक्ट है। तो कांटेक्ट है तो नॉर्मल भी होगा। तो फाइंड NAB।
मतलब ए बी का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वहां पर नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से सुनिए, ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये ए और बी मिला करके किसी एक झोले में रखा हुआ है और आप इस पे फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, और ये एक झोले में आप तभी फोर्सेस को रख सकते हैं जब आपको पता हो दोनों एक जैसे चल रहे हैं एक्सीलरेशन से। यदि अलग अलग एक्सीलरेशन से चलेंगे तो दोनों एक झोला में कैसे रहेगा, फट जाएगा। तो सिस्टम इसे कहते हैं कि आप ऐसे एक सिस्टम चुन लें और उसके लिए एक ही कंडीशन है, एक जैसा एक्सीलरेशन होना, या तो दोनों रुके हों या दोनों एक जैसे एक्सीलरेशन से जाए। एक झोले में रखेंगे, एक झोला पूरा जा रहा होगा, और झोले का पूरा मास कितना, 5 + 15 दैट इज 20 kg। अब एक ऑब्जेक्ट को मत सोचिए, पूरा झोला देखिए, और ये जा रहा है पूरा सिस्टम इधर राइट साइड। तो इनको सोचो जैसे किसी कार के भीतर बैठ के हम कार को नहीं धकेल के आगे ले जा सकते। कार को धकेलना है तो आपको उतरना पड़ेगा पीछे से, फिर आप धकेल सकते हैं। इसका मतलब है जैसे इन दो ब्लॉक के भीतर यदि कोई फोर्स है वो इसे एक्सलेट नहीं कर सकता, बाहर वाला ही। इसीलिए जब आप बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F = ma इस सिस्टम के लिए, तो F तो हो गया 20 और m भी हो गया 20 क्योंकि झोले का पूरा मास 20। तो A = कितना हो गया, 20/20 दैट इज 1। तो ये हम लोगों ने देखा कि एक्सलेशन हमें मिल गया, लेकिन सर हमें तो एक्सलेशन बताना ही नहीं था। हमें चाहिए क्या, नॉर्मल इंटरेक्शन ए और बी के बीच वाला। अब दो रास्ते हैं इसे सोचने के, कोई एक देखिए। जैसे मैं बी के बारे में एनालिसिस करता हूं, मुझे ये बताइए बी वाले ब्लॉक को, इस 15 kg को यहां कांटेक्ट था और यहां कांटेक्ट था, तो जहां कांटेक्ट है एक नॉर्मल इधर देख लो N1 या NB, ग्राउंड से ये आ रहा है, किसके कारण, ग्राउंड के कारण, और इधर आएगा 15G। और यहां पर जो कांटेक्ट है वो A का B के साथ, ये भी यही आएगा परपेंडिकुलर। हमेशा ब्लॉक की तरफ लेते हैं, कांटेक्ट सरफेस से, देखो ये वाले सरफेस से ब्लॉक की तरफ, ये वाले कांटेक्ट सरफेस से ब्लॉक की तरफ। और अब देखिए ये ब्लॉक एक्सेलरेटेड किधर है, आगे की तरफ। तो आगे की तरफ एक्सेलरेटेड है तो Fx क्या लिखेंगे आप, एक्सेलरेशन होने के कारण ma या max। Fx कौन, NAB, और तो कोई दिख ही नहीं रहा। m कितना, 15, एक्सेलरेशन कितना, अरे अभी अभी आपने पता किया है 1, तो NAB कितना हो गया, 15 न्यूटन। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ए और बी के बीच का इंटरेक्शन। अब किसी के मन में यह विचार आए कि मैं बी को नहीं सोचूंगा सर, मैं ए को सोच के NAB पता करना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनो, जितने फोर्स से ए बी को पुश करके आगे ले जा रहा है उतने ही फोर्स से बी ए को रोकने की कोशिश करेगा। तो आप उस आइडिया को यदि फॉलो करते हैं तो एक्सप्रेशन आप देख चुके हैं। मैं यहां पर दूसरे ए को एनालाइज करके यही चीजें आपको बता रहा हूं। यहां देखिए 5 kg कॉन्टैक्ट सरफेस, तो एक इधर आ गया N। ये ए बी ही क्यों कहलाएगा सर, हाँ इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। और एक यहां कॉन्टैक्ट तो उस तरफ, और MG 5G, और इधर धकेल कौन रहा है, F। अब यदि मैं देखूं तो Fx बराबर क्या लिखने वाले हैं, max। Fx में एक्सेलरेशन किधर है, तो राइट की तरफ, तो किसको बड़ा मानोगे, F को या NAB को, तो जिधर जा रहा है वो वाला ताकतवर, तो हम लिखेंगे F, और अपोज करने वाला NAB, और ये किसके बराबर, 5 × A, ये कितना 1। तो यहां देखिए F कितना था 20 माइनस NAB इक्वल्स टू 5, 20 माइनस 5, ये आ गया NAB। देखिए ये +5 इधर गया, -5 हो गया, और NAB माइनस इधर आया, प्लस हो गया। ये 20 माइनस 5 कितना 15,
तो NAB कितना हो गया। अब आप देखिए ये जो आया और इधर जो आया था दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन आगे वाला ब्लॉक चुनना थोड़ा फायदेमंद है, उसमें टाइम आपका बच जाता है। और नहीं तो आप दोनों ट्राई करके देख सकते हैं। यहां इंपॉर्टेंट ये है जो यहां बी पे इधर लग रहा है NAB, वही ए पे उधर लग रहा है। यही न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। आप यदि दीवार को चांटा मारेंगे तो दीवार भी रोएगा, आपका हाथ पे भी चोट आएगा, दोनों पे चोट आता है एक साथ। तो यदि ए ने बी को धक्का मारा तो ए पे भी बी पे भी उधर फोर्स लगा और ए पे इधर फोर्स लगा, एक साथ आया होगा। एक ही आएगा, उस पे फोर्स लगेगा, इस पे नहीं, या इस पे लगेगा उस पे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि नॉर्मल रिएक्शन को कैसे देखा जाए। यदि इसी तरह हम लोग बात करते हैं फोर्स ड्यू टू स्ट्रिंग, इसे कह देते हैं टेंशन, और इसको शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T से। अब आइडियल स्ट्रिंग हम कहते हैं किसे, यदि मासलेस हो, नो नोट्स। अब यदि आइडियल स्ट्रिंग कहते हैं तो मासलेस और कोई गांठ नहीं है तो उसे कहते हैं आइडियल स्ट्रिंग। अब एक स्टेप आगे चलते हैं कि आइडियल स्ट्रिंग यदि होगा तो अब स्ट्रिंग जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन कैसे लेंगे, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज टेकन along the string away from the object। एक पॉइंट ये हो गया, जैसे ये ब्लॉक टंगा हुआ है छत से, तो टेंशन धागा क्या करेगा, इस ब्लॉक को ऊपर खींच के रोकने की कोशिश करेगा, mg नीचे ले जाना चाहता है। आपसे यदि कोई पूछ दे इस एग्जांपल में टेंशन का वैल्यू बताओ, ये तो रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो F कितना होना चाहिए, 0। ये कब होगा, जब T किसके बराबर हो जाए, mg के। T कितना हो जाए, 50 न्यूटन। तो हम लोगों ने पता कर लिया कि टेंशन का डायरेक्शन कैसे लेंगे। अब देखिए कि आइडियल स्ट्रिंग है, सोचो आप यदि एक ब्लॉक को दूर से पतले धागे से खींच रहे हैं, तो आप यदि फोर्स लगाकर खींचते हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन, तो ब्लॉक पे फोर्स कितना मिलता होगा, 20 न्यूटन। धागा यदि आइडियल है, स्ट्रिंग यदि आइडियल है, मासलेस है, तो जितना फोर्स लगा के आप खींचोगे वो पूरा धागे को मिलेगा। धागा यदि हेवी हो तब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका एफर्ट उस धागे को खींचने में भी होने लगेगा। यदि मूवमेंट हो रहा है तो फिर उस ब्लॉक को कम मिलेगा एक्सेलरेशन, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी आइडियल स्ट्रिंग, तो जितना फोर्स एक एंड पे होगा उतना ही दूसरे एंड पे होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल में आपसे क्या कहा गया कि
ये ब्लॉक 2 kg और ये 3 kg, इन दोनों को धागे से मैंने बांधा और इन्हें पुल कर रहे हैं, बी वाले ब्लॉक को पुल कर रहे हैं 20 न्यूटन फोर्स से। अब यदि कोई मुझसे कहता है कि बताओ टेंशन का वैल्यू क्या होगा, तो धागे के दोनों एंड पर टेंशन तो एक ही जैसा होगा, कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो सॉल्व करते समय याद करो हम लोगों ने क्या किया था, नॉर्मल के टाइम पर कि एक सिस्टम सोचा, मान लिया कि ये एक सिस्टम है। सिस्टम क्यों सोचा, क्योंकि दोनों के एक्सलेशन एक जैसे हैं, दोनों तो साथ साथ जाएंगे। अब यदि इनको खींचने वाला काम कर रहा है 20 न्यूटन, तो F जो बाहर का फोर्स है केवल वही एक्सलेट करता है, भीतर के फोर्स को हम नहीं देखते। और बाई चांस फिर भी मन करे ना सर मैं भीतर में देखने जाऊंगा ही जाऊंगा, तो जितना इधर फोर्स है उतना ही इधर, तो नेट जीरो हो जाएगा इफेक्ट। तो आप मत देखिए, बेहतर है बाहर का फोर्स ही एक्सलेट करेगा। तो F बराबर ma जब आप सोचते हैं तो 20 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 + 3 जो सिस्टम का मास है इंटू ए कितना हो गया 20/5, 20/5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो आपको यदि पता करना है कि टेंशन कितना होगा, तो झोले के भीतर जब तक ये धागा है तब तक टेंशन आप नहीं बता सकते। अभी आप एक्सलेशन बता सकते हैं, लेकिन यदि ये टेंशन आपको पता करना है तो आपको इस सिस्टम के लिए इक्वेशन नहीं लिखना पड़ेगा, झोला हटाकर या तो इसको देखो या इसको देखो। आप ऐसा करो, ए को एनालाइज करके देखो, इसमें क्या फायदा होता है, एक ही लाइन में आपको इक्वेशन से रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे देखिए इसका x क्या लिखेंगे, d इक्वल्स टू 2a, 2 × 4 दैट इज 8, क्योंकि ये एक्सलेटेड है ना a, तो वो एक्सलेशन कौन देगा, यही धागा ना t इक्वल्स टू 2a। तो हम लोगों ने टेंशन देखने के लिए ऐसे सोचना शुरू किया। यहां चेक करें, यदि आपसे यह कहा जाता है कि ब्लॉक है 4 kg का और है ये लिफ्ट में, और लिफ्ट जा रहा है ऊपर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, आपको बताना है कि धागे में टेंशन कितना होगा। तो सोचो, क्या मुझे लिफ्ट के भीतर जाकर देखना चाहिए कि ब्लॉक इज एट रेस्ट, या मुझे पैर के नीचे बैठ के ये एनालिसिस करना है। न्यूटन ने कहा सेब बहुत अच्छा है फल, वो भी सेब खा के अपने नियम सारे उसने बनाए, आप भी उसके नियम न्यूटन्स लॉज सेब खाते हुए अप्लाई करो, पैर के नीचे बैठ जाओ। और अब मुझे बताओ कि ब्लॉक इस ऑब्जर्वर को रुका दिखेगा या एक्सलरेट होता दिखेगा। एक्सलरेट होता, क्योंकि पूरा लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है। तो ये ऑब्जर्वर कहेगा एफ नेट इक्वल्स टू ma। अब एफ नेट है कौन कौन 4 kg पे, देख तो धागा खींच रहा है, ग्रेविटी अर्थ खींच रहा है, इन दोनों में किसको बड़ा देखोगे आप, तो जिधर एक्सलेशन है T माइनस mg इक्वल्स टू ma। ध्यान से देखिए, ये mg जब इधर से इधर आएगा और m कॉमन ले लेंगे तो g प्लस a, g है 10, m है 4, g है 10 और a है 3। ये 52 न्यूटन यहां टेंशन आ गया, फोर्स 52 न्यूटन। तो हम लोग इस तरह टेंशन पता कर सकते हैं। यहां एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, यहां एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा आइडिया ये लेते हैं कि ये ब्लॉक है
6 kg का, और यहां पर एक पुली, ये धागा, ये ब्लॉक 2 kg, यहां पर हम लोग देख रहे हैं एक पुली, यहां देख रहे हैं एक पुली, और अब हमें यह सोचना है कि ये मूवमेंट कैसा होगा इस एग्जांपल में। तो आइडियल पुली जब होता है, पुली एक चरखी है, चकती है जो फ्रिक्शनलेस है, तो उसके ऊपर गुजरने पर टेंशन में कोई बदलाव नहीं होता, मैग्नीट्यूड में वही रहता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ही जैसा टेंशन हर एक जगह। अब हम ये देखें कि मूवमेंट कैसा होता होगा। तो ये धागा पुली अटैच किससे है? ब्लॉक से, 6 kg से। ब्लॉक को इधर खींच रहा है राइट की तरफ, और ये भी धागा ब्लॉक को 6 kg को खींच रहा है राइट की तरफ। ये दोनों धागे राइट की तरफ खींच रहे हैं 6 kg को, तो 6 kg चलना चाहेगा राइट। सोचो, मान लो ये चलता है राइट x, तो यहां से ये पॉइंट नजदीक आ जाएगा इस दीवार के, तो ये x धागा फ्री होगा, और ये भी नजदीक हो जाएगा इसके, x धागा ये भी कम हो जाएगा इनके बीच की दूरी। तो ये दोनों धागा जो कम हो जाएंगे, इनका डिस्टेंस तो फिक्स है, उसे कौन लेके जाएगा? 2 kg। 2 kg किधर जा रहा है? नीचे। तो इसको कितना नीचे आने का मौका मिल गया? x या 2x? 2x, क्योंकि एक धागा यहां से फ्री हुआ, ये नजदीक आ गया, एक यहां से ये नजदीक आ गया, तो ये 2x नीचे गया। एक पॉइंट और, ये 2 kg आगे भी आया x, क्योंकि ये यदि ब्लॉक आगे आएगा तो ये उस ब्लॉक में घुस तो नहीं गया, तो ये भी धकेल कर आगे लाया गया। तो ब्लॉक आगे जितना आया उतना ही ये भी आगे गया। तो आप 2 kg के बारे में सोचिए। 2 kg के बारे में जब विचार करेंगे तो उस पर टेंशन लग रहा है धागे के कारण, टेंशन हमेशा खींचता है। एक 2g लग रहा होगा और एक नॉर्मल लग रहा होगा। यदि आप इधर मान लेते हैं x डबल डॉट एक्सलेशन a, ब्लॉक का एक्सलेशन a मान लेते हैं, तो ये 6 kg वाले का, तो ये 2 kg का एक a होगा कहां? राइट साइड, और एक 2a होगा नीचे की तरफ। अब यदि इक्वेशन लिखेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, fx इक्वल्स टू max, तो वो कौन है यहाँ? नॉर्मल। n इक्वल्स टू 2a, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा आप चेक करिए, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? fy इक्वल्स टू may, किसको बड़ा मानना पड़ेगा? 2g को, और उसमें से घटाएंगे किसको? t को, और ये किसके बराबर लिखेंगे? 2 इंटू 2a। यहां पर इक्वेशन आ गया 2। दो इक्वेशन तो आपको पता चल गए। दो इक्वेशन यदि हमें पता चल गया, तो हम लोग अब बात करते हैं कि अननोन कितने हैं? एक t, एक a और एक n। अभी तो काम नहीं चलेगा। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा और सोचते हैं। ये जो ब्लॉक है इसकी यहां एक गर्दन है, गर्दन है मतलब यहां पुली है। पुली को खींचोगे तो गर्दन पे जैसे आई कार्ड लगाकर खींचे तो दोनों तरफ फोर्स लगेगा। एक धागा नीचे खींच रहा है, एक राइट साइड खींच रहा है, और एक नीचे भी बंधा था, ये भी खींच रहा है। और हॉरिजॉन्टल में ये नॉर्मल इधर लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स से 6 kg 2 kg को राइट साइड पुश करेगा, उतने ही से 2 kg 6 kg को लेफ्ट साइड पुश करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। और इन सब के रहते एक्सेलरेशन कौन सा है? a। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तीसरा इक्वेशन कौन हो गया? 2t माइनस n इक्वल्स टू 6 इंटू a। अब हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए, सॉल्व कर लेंगे तो t, a और n तीनों पता चल जाएगा। तो हम लोग यहां टेंशन के इस यूज को देख रहे थे। इसमें
जो हमने धागे के लेंथ को ध्यान में रख के एक्सलेशन का एक रिलेशन फाइंड किया, इसे कहते हैं कांस्टेंट रिलेशन। कि धागे का टोटल लंबाई तो बदला नहीं, तो ब्लॉक यदि नजदीक 6 kg नजदीक आया वॉल के, तो इन धागों में कहाँ कमी हुई, धागा वो किसके पास गया, इससे हमें वो रिलेशन पता चलता है। कि जैसे 6 kg आगे आया राइट की तरफ x, तो ये 2 kg भी राइट की तरफ आया x, और ये 2x धागा फ्री होकर नीचे गया 2x, तो 2 kg के पास दो एक्सलेशन दिखा, एक हॉरिजॉन्टल भी और एक वर्टिकल भी। फिर हमने इसीलिए दो इक्वेशन उस तरह से बनाए। इसमें मैंने वर्टिकल फोर्स नहीं दिखाए, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वो इमोशन नहीं है, मुझे वो इक्वेशन नहीं चाहिए। केवल हॉरिजॉन्टल सारे दिखाकर हम लोगों ने अपना इक्वेशन लिख लिया। सॉल्व करेंगे, रिजल्ट आएगा। यदि इनको आप समझ पा रहे हो तो यहां इस बात पे गौर करिएगा, आइडियल पुली में कभी यदि ऐसा दिखे आपको एक धागा नीचे खींच रहा और दो धागा ऊपर, तो जब ये आइडियल पुली हो, तो आइडियल पुली का मतलब मास ऑफ पुली क्या होता है, मास ऑफ पुली 0। अब यदि ये 0 होता है तो F इक्वल्स टू MA भी क्या होगा, 0। तो F नेट जो पुली पे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि यहां पर नीचे T फोर्स से कोई खींच रहा है, तो ऊपर वाला दोनों फोर्स T/2 होगा, तभी तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। यदि हम ये कहते आइडियल पुली ऐसे कि ये है T, ये है T, ध्यान दीजिएगा, तो धागा हमेशा खींचता है, तो ऊपर वाले धागे का टेंशन मुझे कितना लिखना चाहिए, 2T। क्यों तभी तो जाकर के ये बैलेंस होगा, जितना ऊपर उतना नीचे। भले ही ये पुली एक्सेलरेटेड हो, लेकिन नेट फोर्स 0 ही कहलाएगा, क्योंकि आइडियल पुली मासलेस मानते हैं। तो F नेट इक्वल्स टू MA में यदि M 0 आएगा तो हम क्या कह देंगे, नेट फोर्स 0 में नित्य जितना फोर्स लग रहा है पुली पे, उतना ही पुली पे ऊपर फोर्स लगेगा। अब इसका फायदा हमें कहां मिलता है, जब क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, ये एक टू kg का ब्लॉक है और यहां 6 kg का ब्लॉक है, और कोई कह दे ये T, एक्सलेशन बताओ कितना होगा। अब ये कैसे सोचा जाए, इस पे विचार करते हैं। यहां एक बात पे गौर करिए कि धागे की टोटल लंबाई फिक्स है और पुली आइडियल है, इसीलिए यहां T था, तो ये T और यहां भी T, और पुली के ऊपर T और T, तो नीचे 2T। आप इस बात पे गौर करिए कि पुली जब भी नीचे आएगा, पुली जब भी नीचे आएगा, ये तभी आएगा जब ये आगे आएगा, और पुली जितना नीचे आएगा ये ब्लॉक भी उतना ही नीचे जाएगा, क्योंकि इस पुली P का सेंटर और ये 6 kg एक ही धागे से बंधे हैं, ये P पुली जितना नीचे जाएगा उतना ही ये 6 kg ब्लॉक नीचे जाएगा। अब सोचो, यदि 2 kg A आगे आया, तो जो धागा मिला इस P पुली को वो दोनों तरफ यूज करेगा, तभी तो वो नीचे जा सकता है। A/2 इसका मतलब कितना नीचे आएगा वो, A/2। तो 6 kg भी कितना एक्सलेशन पाएगा, ये 6 kg भी A/2 नीचे आया, मतलब एक्सलेशन जब देखेंगे आप 6 kg का, ये कितना मिलने वाला है, A/2। ये ध्यान रखिए, इसको दूसरे नजरिए से भी ध्यान रखिए, बहुत बार ये हेल्प कर देगा। यहां T और यहां 2T, तो जहां टेंशन ज्यादा हो जाएगा उतना ही टाइम्स कम हो जाएगा एक्सलेशन। बहुत टेंशन में भाग दौड़ कहां से होगा, ऐसे याद रख लो, टेंशन बहुत ज्यादा भाग दौड़ कम, तो टेंशन हो गया डबल,
एक्सेलरेशन हो गई हाफ। अब यदि मैं इक्वेशन लिखूंगा तो यहां कौन खींच रहा है, टी। तो F इक्वल्स टू एम ए सोचते वक्त यहां पर हो गया T इक्वल्स टू 2a। और ये 6 kg के लिए देखिए, 6 kg के लिए F इक्वल्स टू एम ए कैसे लिखेंगे, 6g को बड़ा मानेंगे क्योंकि नीचे की तरफ एक्सलेटेड है। 6g माइनस 2t इक्वल्स टू 6 इंटू एक्सलेशन कितना है a/2। तो ये दूसरा इक्वेशन और ये पहला इक्वेशन, दो इक्वेशन आ गया, इनको सॉल्व कर लेंगे, टी और ए पता चल जाए। तो जब हम बात करते हैं एनएलएम के लिए, तो जैसे आप कोई भी किताब बनाएंगे तो उनमें मेनली नॉर्मल और ये टेंशन, इसका जिक्र ज्यादा मिलता है। तो उन दोनों को यहां हमने समझाने की कोशिश की है आपको। यहां छोटे छोटे दो पॉइंट्स देख लीजिए कि यदि हम बात करते हैं 2 kg, 3 kg, 5 kg, तो यहां धागे के अलग अलग पार्ट में टेंशन का नाम हमें अलग अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि धागे में यदि कोई गांठ आ जाता है तो फिर टेंशन बदल जाता है। अब यहां तो धागे अलग अलग हैं तो अलग अलग टेंशन हो गए, T1, T2, T3। अब यदि कोई पूछे मुझसे कि सबसे ज्यादा टेंशन किस धागे का होगा, तो सोचिए मैं कैंची लेके यदि 3 वाला कट कर दूं तो 5 गिर पड़ेगा, मतलब इसने केवल 5 को संभाला हुआ है। और इसको कट कर दूं तो वो 3 और 5 दोनों गिरेगा, दोनों को संभाल रहा है। और इसको कट कर दूं तो तीनों गिरेगा, मतलब सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है संभालने का, T1। तो ऐसे केस में चूंकि सबके एक्सलेशन एक जैसे हैं, आप यदि इसे सिस्टम कह देंगे तो भीतर का फोर्स तो देखना नहीं है, झोला बना दो सिस्टम। तो इसको झोले के बाहर का फोर्स एक T1 और झोले के बाहर से ग्रेविटी भी एक्ट कर रहा होगा, 5 + 3 + 2 × g, भीतर देखना नहीं है। और ये सिस्टम क्या दिख रहा है, रेस्ट पे। तो T1 किसके बराबर हो जाएगा, 5 + 3 + 2 × g। तो T1 हो गया 5 3 8 2 10, 10 × 10, ये हो गया 100, G10 ले लेते हैं, 100 न्यूटन। अच्छा सोचो, यदि हम बात करेंगे इस T2 के लिए तो हम छोटा दूसरा एक सिस्टम माने। इस झोले में कौन कौन है, 3 और 5, उसको संभाल रहा है तो 80 न्यूटन, 3 5 80 न्यूटन। और ये T3 केवल इसको संभाल रहा है 50 न्यूटन। ऐसे सिस्टम चुन करके हम काम कर सकते हैं। एक मिनट आप इस बात पे गौर करिए कि यदि कोई स्प्रिंग बैलेंस होता है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, तो ये हो जाता है टेंशन एट एनी वन ऑफ इट्स एंड। आप यदि कह देते हैं रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, यदि वो न्यूटन में होगा तो डायरेक्ट ये लिख दो, और यदि किलोग्राम में होगा तो जी से डिवाइड कर दो। तो किलोग्राम में यदि आप देख रहे हैं इन किलोग्राम, तो जी से डिवाइड करना होगा। अब रीडिंग कैसे लेंगे, तो आइडियल स्प्रिंग के स्प्रिंग बैलेंस मान लीजिए। तो आइडियल स्प्रिंग वाला जब सिचुएशन होगा और ये 6 kg का ब्लॉक है, तो ध्यान से देखिए, यहां रेस्ट देखने के कारण T 6G हो जाएगा, और जितना T यहां होगा रीडिंग हम क्या कह देंगे, किसी एक सिरे का T और G से डिवाइड कर देंगे, 6G/G, ये 6 kg हो जाएगा रीडिंग। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में हम इसको क्या करें कि इसको लिफ्ट में डाल दें, लिफ्ट में डाल दें, तब रीडिंग कैसे आएगा। तो रीडिंग के लिए सबसे पहले मुझे बताइए, क्या T = 6G लिखना ठीक होगा यदि ये लिफ्ट एक्सलेटेड हो, एक्सलेशन 5 मीटर/सेकंड²। और अब हमसे कहा गया कि रीडिंग बताओ कितना होगा। तो अब ये T और 6G तो बराबर होगा नहीं,
क्योंकि ऑब्जर्वेशन कहां से लेना है, न्यूटन के सारे लॉ अप्लाई करते हुए। न्यूटन को कौन सा फल पसंद था, सेब। तो आप ऑब्जर्वेशन लेते वक्त कहां जाते हैं, किसी पेड़ के नीचे। ब्लॉक किधर एक्सलरेटेड है, लिफ्ट के साथ ऊपर, तो किसको बड़ा मानेंगे, टी को। टी माइनस 6g इक्वल्स टू 6a, टी इक्वल्स टू 6g प्लस a, 6 इंटू 10 प्लस 5, ये कितना हो गया, 90 न्यूटन। अब बताइए रीडिंग के लिए क्या हम लोगों ने देखा, रीडिंग देखा है टी बाई जी, 90/10, ये हो गया 9 kg। तो रीडिंग कितना हो जाएगा, 9 kg। यहां हम लोगों ने स्प्रिंग बैलेंस के बारे में सोचा। आइडियल स्प्रिंग बैलेंस के दोनों सिरे पे एक जैसा टेंशन होता है, एक ही तरफ से तो स्प्रिंग को खींच के बड़ा कर नहीं सकते। किसी एक सिरे का इस टेंशन लेके उसको जी से डिवाइड कर दो, किलोग्राम में आएगा, और न्यूटन में ही लिखना हो तो टी बता दो। इसका मतलब ये हो गया, यदि दो स्प्रिंग भी हैं, स्प्रिंग बैलेंस भी हम यूज कर लें, तो आपको घबराना नहीं है, कोशिश करना है एंड वाला टेंशन पता करें। सोचो यदि ग्राउंड से आप देख रहे होते, ये दो स्प्रिंग बैलेंस, इनके रीडिंग क्या अलग अलग होते, तो जो यहां टेंशन होगा आइडियल कंडीशन में वही स्प्रिंग के दूसरे सिरे पे टेंशन होता है, मैंने आपको कहा, और वही आइडियल स्प्रिंग के लिए इस यहां भी होगा। तो रीडिंग इनके आप देखिए या इनके देखिए, दोनों के एक जैसे होंगे, टी बाई जी, और टी है कितना, तो 6g के बराबर, यदि ये रुका हुआ है। तो दोनों स्प्रिंग में एक जैसा रीडिंग हमें मिल रहा होगा स्प्रिंग बैलेंस में। एक आता है सिचुएशन जब हमारे सामने में ऐसे अवेलेबल हो स्प्रिंग बैलेंस, और यहां पुली और इसके ऊपर वेट हो 6 kg और ये 3 kg। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखते हैं कोई एक नीचे जा रहा है और दूसरा ऊपर आ रहा है, ये टेंशन P और T, तो आइडियल कंडीशन यहाँ 2T, और यहाँ रीडिंग यदि चाहिए तो ये 2T/g। अब ये T कैसे पता चलेगा, इसके बारे में सोचो। यहां देखिए, मुझे क्या दो इक्वेशन मिलेगा दो अननोन के लिए। एक 6 kg के लिए देखिए, किसको बड़ा मानेंगे, 6g को, क्योंकि नीचे एक्सलेटेड है 6 इंटू ए, और 3 kg में किस टेंशन को बड़ा मानेंगे, t, क्योंकि ऊपर एक्सलेटेड है, t माइनस 3g इक्वल्स टू 3a। हमें t चाहिए। यदि हमें t चाहिए तो सॉल्व करने का तरीका कई है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो t कट जाएगा, a आएगा, वापस किसी में रख दो तो t आ जाएगा। आप दूसरा तरीका 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2t माइनस 6g इक्वल्स टू 6a। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो जैसे ही ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड करने की सोचोगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इनको जैसे ही ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये 6g कैंसिल आउट हो गया, 2t माइनस t दैट इज t, और आगे कितना आ गया 12a। अभी एक समस्या और है कि हमें ये भी तो नहीं पता, तो बेहतर ये है कि इन दो इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें। डिवाइड करते ही हमें मिला 6g माइनस टी इक्वल्स टू टी माइनस 3g लेफ्ट साइड, और राइट साइड हो गया 6a/3a, और ये हो गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2/1 होने के कारण,
6g माइनस टी इक्वल्स टू 2t माइनस 2 इंटू 3g। अब आगे यदि मैं चेक करूं इसमें तो ये 3t कितना हो गया 12g, t कितना हो गया 4g।